and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss leave travel concession, and it is part 3. Already 2 parts already I have uploaded, so it is part 3. And in this part, I will discuss rule 8 to 12. Right? So in 30th April 2024, again DOPT, it is details it is given. Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel Training, again modify the leave travel concession. So already 2 parts already have uploaded. Okay, so please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete so that you can get upcoming videos, and definitely it would be useful for you for different type of government exams. So you see, it is my contact WhatsApp number. It is 8327782034, and you join my Telegram channel. It is t.me/BAPI2034. Right. So now I am going to discuss leave travel concession rule 8 to rule 12. Rule 8, it is given types of LTC. First one, LTC to hometown shall be admissible irrespective of the distance between the headquarters of the government servant and his hometown once in a block of 2 calendar years. Now you know block year is 2022 to 2025. You know that this 4-year block period split up into another 2 blocks, and each block contain 2 years. One block is 2022-23. This block, it is already completed. It is for hometown, right? Then next one 2024-25, it is for all India, right? So जो hometown LTC आपको जो फर्स्ट 2-year ब्लॉक है 2020-23 आप होमटाउन LTC लेंगे, तो जो नेक्स्ट 2-year ब्लॉक है 2024-25 आप ऑल इंडिया LTC लेंगे. और होमटाउन LTC जो फास्ट बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ LTC में, फर्स्ट वन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे. आपका जो होमटाउन LTC है आपका हेडक्वार्टर टू होमटाउन, राइट? तो देन टू एंड फ्रो, हेडक्वार्टर टू होमटाउन एंड होमटाउन टू हेडक्वार्टर. तो ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी के लिए आप जो क्लेम करेंगे वो रीइंबर्स होगा. ठीक है, क्लियर? तो ये होमटाउन LTC के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, राइट? तो हेडक्वार्टर टू होमटाउन एंड होमटाउन टू हेडक्वार्टर. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2-year ब्लॉक है आप पर आप होमटाउन ले चुके हो, तो जो अभी जो ब्लॉक है 2024-25 जो सेकेंड ईयर ब्लॉक, जो 2-year पीरियड का जो सेकेंड ईयर ब्लॉक है, आप अभी ऑल इंडिया LTC लेंगे. सिमिलरली इसमें दे दिया, देखिए LTC टू एनी प्लेस इन इंडिया. वैसा ही अभी जैसे मैं बताया जो सेकेंड 2-year ब्लॉक है 2024-25, इसमें आप एलिजिबल है ऑल इंडिया LTC के लिए. तो यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस ऐसा नहीं है. आपका हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस इन इंडिया, तो आप चूज करोगे कहाँ पर आप LTC लोगे. तो यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस का लिमिट नहीं है. फ्रॉम हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस इन इंडिया, सिमिलरली ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी. ठीक है. और थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज फैमिली lives away from him at his hometown may, in lieu of all concessions under this scheme, including the LTC, to visit any place in India once in a block of 4 years, which would otherwise be admissible to him and members of his family, choose to avail of leave travel concession for self only to visit the hometown every year. इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ. अभी आपका फैमिली होमटाउन में है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देता हूं. आपका फैमिली ऑलरेडी होम टाउन में है, तो आपके लिए ऑप्शन है, आप एवरी ईयर होम टाउन LTC ले सकते हो, मगर आपको ऑल इंडिया LTC नहीं मिलेगा. जैसे मैं बताया था
कि फास्ट 2 ईयर ब्लॉक में होम टाउन एलटीसी और अभी जो 2024-25 में ऑल इंडिया एलटीसी। यदि आपका फैमिली होम टाउन में है तो आप एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी ले सकते हो, ठीक है। तो एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी लोगे तो जो ऑल इंडिया एलटीसी आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बताया था आपको कि 2022-23 ये होम टाउन एलटीसी के लिए है। तो 2024-25 जो ये अभी जो चल रहा है, जो सेकेंड ब्लॉक 2 ईयर पीरियड, आप उसमें ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हो, ठीक है। यदि आपका फैमिली होम टाउन में है और आप चाहते हो कि एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी लोगे तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, जो ऑल इंडिया एलटीसी है आप नहीं ले सकते, ठीक है। और वैसा ही आपको यहां पर क्लैरिफाई कर देता हूं कि आपका फैमिली ऑलरेडी होम टाउन में है, यदि आप वैसा ले सकते हो। सपोज 2022-23 में होम टाउन और देखिए इसमें 22-23 में आप होम टाउन एलटीसी ले जाओ और 24-25 में ऑल इंडिया आपका फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर तो होम टाउन एलटीसी नहीं लेंगे, क्योंकि फैमिली मेंबर ऑलरेडी आपका फैमिली होम टाउन में है। तो यदि आप 22-23 में होम टाउन ले लिए तो 24-25 में ऑल इंडिया आप लोगे और आपका फैमिली भी लेगा, तो आपका फैमिली लेगा तो वो कैसे रिइंबर्स होगा। जैसे हेडक्वार्टर टू सपोज आपका फैमिली ले लिया होम टाउन टू एनी प्लेस इन इंडिया, मगर जो रिइंबर्स होगा वो हेडक्वार्टर से कैलकुलेट हम करेंगे, ओके। उसमें जो लेस होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपका फैमिली। इस केस में आप अच्छे से समझिए, यदि आपका फैमिली होम टाउन में है तो फैमिली मेंबर्स को तो होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, तो आपको अकेला मिलेगा। तो 22-23 में आप होम टाउन ले लिए और 24-25 में ऑल इंडिया। तो इस केस में आपका फैमिली मेंबर्स भी ऑल इंडिया एलटीसी लेंगे। तो जब आपका फैमिली मेंबर्स ऑल इंडिया एलटीसी लेंगे तो वो कैसे रिइंबर्स होगा। तो वहां पर दो ऑप्शन है कि सपोज होम टाउन टू एनी प्लेस इन इंडिया फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है, फैमिली मेंबर के लिए होम टाउन टू एनी प्लेस इन इंडिया, मगर वो कैलकुलेट कैसे होगा, हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस और होम टाउन टू एनी प्लेस। तो उसमें जो लेस होगा वही रिइंबर्समेंट होगा, क्योंकि सभी समय वो चेक करते हैं। तो इस केस में यदि आपका फैमिली मेंबर जाते हैं होम टाउन टू एनी प्लेस इन इंडिया, इसका रिइंबर्समेंट कैसे होगा ना, हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस इन इंडिया और होम टाउन टू एनी प्लेस इन इंडिया, उसमें दोनों में जो लेस होगा वही मिलेगा। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मगर इसमें आप चाहते हो नहीं, आप एवरी ईयर सपोज आपका फैमिली होम टाउन में है, आप एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी लोगे, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैमिली आपका होम टाउन में, आप एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी लोगे तो इसमें आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, जो आप ऑल इंडिया एलटीसी जो सेकेंड ईयर ब्लॉक में था आपको मिलना था और फैमिली को मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी ले लिए, ना फैमिली को ऑल इंडिया मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ओके। यदि आप होम टाउन फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें होम टाउन ले लिया, सेकेंड में आपको ऑल इंडिया मिलेगा, आपका फैमिली मेंबर्स को भी मिलेगा। मगर यदि आप चूज किया एवरी ईयर आप होम टाउन एलटीसी लोगे तो ना आपको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा ना आपका फैमिली मेंबर्स को ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स का एलटीसी है, ठीक है। और इसमें थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं, यदि सपोज इसमें आपका 2000 सपोज आपका फैमिली होम टाउन में है, आप ऑलरेडी 22-23 में होम टाउन ले लिए, तो 24-25 में ऑल इंडिया एलटीसी आप ले सकते हो, आप फैमिली मेंबर्स भी ले सकते हैं। अच्छा, यदि आपका फैमिली मेंबर्स लेंगे वो कैसे रिइंबर्स होगा, तो फैमिली मेंबर्स कहां जाएंगे कि होम टाउन टू एनी प्लेस
तो एनी प्लेस चला, ये फैमिली के लिए, सपोज ए फैमिली के लिए, तो ये कैसे रिइंबर्स होगा ना, आइदर और। तो उसमें दो ऑप्शन है, कैसे होगा ना, होम टाउन टू एनी प्लेस, और यहां पे कैलकुलेट कर दो आपका हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस। तो इसमें जो लेस होगा उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। ये आपका फैमिली मेंबर के लिए, फैमिली मेंबर होम टाउन है ना, तो ऑल इंडिया एलटीसी बोले लिए, तो एनी प्लेस चले गए, तो होम टाउन टू एनी प्लेस और हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस, इसमें जो भी लेस होगा उसी के हिसाब से आपका रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, मगर इसमें जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी लेते हो तो आपको ऑल इंडिया एलटीसी छोड़ना पड़ेगा, आपका फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स का एलटीसी था। चलो नेक्स्ट वन, रूल 9, काउंटिंग ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर ब्लॉक। इसके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे। जो रूल 9 है, रूल 9 में हम देखेंगे, A government servant and members of his family availing of LTC may travel in different groups at different times during a block of 2 or 4 years, as the case may be. The concessions so availed of will be counted against the block of 2 years or 4 years within which the outward journey commenced, even if the return journey was performed after the expiry of the block of 2 years or 4 years. This will apply to अवेलिंग ऑफ एलटीसी कैरी फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 10। तो इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। इसमें क्या है, आप और आपका फैमिली मेंबर डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइम में आप एलटीसी ले सकते हो। ये नहीं है कि आप जिस प्लेस को जा रहे हो, सपोज आप अभी ऑल इंडिया एलटीसी ले लिया कि आपका फैमिली मेंबर वही प्लेस को जाएंगे, ऐसा नहीं। आप डिफरेंट, आपका फैमिली मेंबर्स जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइम में आप एलटीसी ले सकते हो, ये तो रूल हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, अभी था 2022-23, ये होम टाउन है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1 ईयर, कैरी फॉरवर्ड, सपोज यहां पर मैं लिख दिया कैरी फॉरवर्ड 1 ग्रेस ईयर मिलेगा, 1 ग्रेस ईयर मिलेगा, तो कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो जाएगा 2024, कैरी फॉरवर्ड 2024, इट मीन्स 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, आपका ये होम टाउन एलटीसी था 2022-23 होम टाउन एलटीसी था, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है किस ईयर को, जो नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक है। नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक क्या है, 24-25, तो नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक का फर्स्ट ईयर 2024, 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024। यदि आप 2022-23 ये जो फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक था, इसमें आप होम टाउन एलटीसी नहीं लिया, तो आपके लिए ग्रेस पीरियड ईयर है, वही है कैरी फॉरवर्ड, एक ग्रेस पीरियड ईयर है वो 2024, 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024। इसके अंदर आपको होम टाउन एलटीसी लेना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, यदि आप दोनों केस में, वो बोल रहा है अनवर्ड जर्नी, सपोज ये दिया है, देखिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, 2022-23 ये होम टाउन के लिए है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड ईयर है 1/1/24 टू 31 दिसंबर 24, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मैं अभी बताया। तो इसमें यदि आप ऑनवर्ड जर्नी इसके अंदर लिया, रिटर्न जर्नी नेक्स्ट में होगा। सपोज इस 2022-23 के अंदर आप ले लिया ऑनवर्ड जर्नी, सपोज आप ऑनवर्ड जर्नी, आपका जो आउटवर्ड जर्नी बोलते हैं, ऑनवर्ड और आउटवर्ड सेम है। आउटवर्ड जर्नी आप सपोज आप ले लिए दिसंबर 2023 में आप ले लिए, ये हो गया आउटवर्ड जर्नी। तो रिटर्न जर्नी नेक्स्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न जर्नी 2024 को सपोज आपका रिटर्न जर्नी हो जाएगा, सपोज आपका 3 जनवरी 24 हो सकता है। ये नहीं है कि सेम जो ब्लॉक ईयर है उसी के अंदर आपको आपका रिटर्न जर्नी को खत्म करना है। ठीक है, तो ऑनवर्ड बेसा ही कैरी फॉरवर्ड केस में बेसा होगा,
कैरी फॉरवर्ड सपोज केस में इसमें क्लियर हो गया। सपोज 20 to 23 होम टाउन है, आप दिसंबर 2023 में होम टाउन एलटीसी ले लिए, ये आउटवर्ड जर्नी हो गया। रिटर्न जर्नी आपका नेक्स्ट जो 2 ईयर ब्लॉक है, नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक क्या है 2024-25, उसके अंदर हो सकता है। मैं वो बोल दिया 3 जनवरी 2024, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिटर्न जर्नी हो सकता है। और सेम थिंग सपोज आप कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सपोज आपका ये जो 22-23 ये कैरी फॉरवर्ड में अभी बताया ये ग्रेस ईयर पीरियड है, इसके अंदर आप होम टाउन एलटीसी नहीं ले पाया, तो आप इसके अंदर ले सकते हो एक ग्रेस ईयर पीरियड 1/1/24 टू 31 दिसंबर 24, उसके अंदर ले सकते हो, एक ग्रेस ईयर पीरियड है। सपोज आप यहां पर ले लिया होम टाउन एलटीसी कि दिसंबर 25 2024 में आप ले लिया, आप होम टाउन ले सकते हो। सपोज फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक में आप नहीं लिया तो ग्रेस पीरियड है, इसमें ले लिया तो आप ये आउटवर्ड जर्नी है, दिसंबर 25 2024 होम टाउन एलटीसी लिया, ये आउटवर्ड जर्नी है, तो आपका रिटर्न जर्नी नेक्स्ट ईयर हो सकता है। रिटर्न जर्नी सपोज मैं कर दिया 3 जनवरी 2025, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज बता दिया यहां पर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स। तो यहां पर 2 चीज आपको याद रखना है कि द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हीज और हर फैमिली मेंबर्स दे कैन टेक एलटीसी इन डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ वो एलटीसी लेंगे, ठीक है, और आपको उसी ब्लॉक में आउटवर्ड जर्नी खत्म करना है, मगर नेक्स्ट ब्लॉक में आपका रिटर्न जर्नी खत्म होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी कैरी फॉरवर्ड में भी लागू होगा। तो वही बता दिया, द कंसेशन सो अवेल्ड ऑफ विल बी काउंटेड अगेंस्ट द ब्लॉक ऑफ 2 years or 4 years within which the outward journey commenced even if the return journey was performed after the expiry of the block of 2 years। अभी मैं बताया तो सपोज और एक एग्जांपल दे देता हूं इसके ऊपर। सपोज अभी देखिए, अभी जो ब्लॉक चल रहा है 24-25, इसमें सपोज ऑल इंडिया एलटीसी है, मैं ऑल आईएनडी लिखता हूं, ऑल इंडिया एलटीसी है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड के लिए यदि जाएगा, ग्रेस ईयर पीरियड क्या है, सपोज इसके अंदर आप ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लिया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड 1 जनवरी 2026 टू 31 दिसंबर 2026, ये कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। यदि आप फर्स्ट में इसके ऊपर बोलता हूं, फर्स्ट केस में इसके ऊपर बोलता हूं, सपोज आप दिसंबर 25 2025 में ऑल इंडिया एलटीसी लिया, ये आउटवर्ड जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी नेक्स्ट हो सकता है। सपोज रिटर्न जर्नी सपोज 3 जनवरी 2000 में एक अजम्पशन से ले रहा हूं, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही ब्लॉक जो 24-25 में आपका आउटवर्ड जर्नी खत्म होना है, मगर रिटर्न जर्नी नेक्स्ट जो 2 ईयर ब्लॉक होगा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है। और इस केस में सपोज आप ग्रेस पीरियड ले लिया, तो ग्रेस पीरियड केस में वही होगा 1 सपोज आप 1 ईयर ग्रेस पीरियड रहता है ना, 1 जनवरी 2026 टू 31 दिसंबर 2026, तो इसके अंदर आपका रिटर्न जर्नी खत्म करना है, इसके अंदर आपका आउटवर्ड जर्नी खत्म करना है, तो रिटर्न जर्नी जो नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक होगा उसमें खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर कैरी ओवर के ऊपर ये रूल 10 बहुत ही, इसको याद रखना है, ये ग्रेस पीरियड एलटीसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कैरी ओवर एलटीसी बोलते हैं। अभी मैं उसको बताया कि देखिए ये जो था 2022-23, ये जो फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक था, ये यदि होम टाउन के लिए था, आप इसके अंदर नहीं ले पाए होम टाउन, कि आपका फैमिली मेंबर्स नहीं ले पाए, तो एक ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड जो नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक का फर्स्ट ईयर, क्या है 2024, 1 जनवरी 24 टू 31 दिसंबर 24, उसके अंदर आपको एक ग्रेस ईयर पीरियड के अंदर होम टाउन एलटीसी लेना है। यदि आप 22-23 में नहीं ले पाए, एक कैरी फॉरवर्ड एलटीसी है जिसको हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं, उसी के अंदर आप ले सकते हो। इसी के अंदर आप नहीं लोगे तो आपका होम टाउन एलटीसी क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। वैसा ही आपका ऑल इंडिया एलटीसी के ऊपर बोलता हूं। सपोज अभी
जो करेंट है 2024-25 में आप एलिजिबल हो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए। यदि उसके अंदर आप नहीं ले पाए तो आपके लिए ग्रेस पीरियड है, जैसे 1 जनवरी 26 टू 31 दिसंबर 26। यदि आप ये 2 ईयर ब्लॉक के अंदर ऑल इंडिया एलटीसी नहीं ले पाए तो इसके अंदर आपको लेना है, ठीक है। 1 जनवरी तो एक ग्रेस ईयर है, ग्रेस पीरियड ईयर है, ठीक है, उसके अंदर आपको लेना है, नहीं तो वो ऑल इंडिया एलटीसी लैप्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मगर यहां पर और एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्या बोल रहा है कि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सपोज आप होम टाउन के लिए एलिजिबल हो, होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, होम टाउन एलटीसी के लिए आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। यदि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज ये देखो 22-23 ये होम टाउन था, सपोज इसके अंदर आप सपोज इसको आप इसका कैरी फॉरवर्ड क्या है, जो ग्रेस ईयर पीरियड क्या है ना, 1 जनवरी 24 टू 31 दिसंबर 24, ये ग्रेस पीरियड है, ये जीपी है, ग्रेस पीरियड है, ठीक है। यदि होम टाउन एलटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज आप 22-23 होम टाउन इसी पीरियड के अंदर नहीं ले पाए तो ग्रेस पीरियड में ले लिए, तो अब आपका जो ऑल इंडिया एलटीसी है 24-25 ये ऑल इंडिया एलटीसी के लिए है, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यदि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो 1/1/26 टू 31 दिसंबर 26 इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मगर कंडीशन है, आप कंडीशन क्या है, आप होम टाउन के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ रहा है, यदि आप होम टाउन के लिए एलिजिबल हो, यदि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, अच्छे से सुनिए, होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, यदि होम टाउन एलटीसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। यदि आप होम टाउन एलटीसी 22-23 के अंदर ले लिया तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, यदि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड किया है तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका जो होम टाउन एलटीसी ये था, आप इसी के अंदर होम टाउन एलटीसी ले लिए। सपोज आप दिसंबर 2023 में आप ले लिए होम टाउन एलटीसी, ले लिए इसी के अंदर ले लिए, इसको तो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इसको तो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो आप जो ऑल इंडिया एलटीसी है इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए ग्रेस पीरियड नहीं रहेगा, जो ये नहीं रहेगा 1/1/26 टू 31 ये ग्रेस पीरियड नहीं रहेगा, क्योंकि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसी ब्लॉक के अंदर आप ले लिए। तो आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यदि आप 22-23 के अंदर होम टाउन एलटीसी लिया तो आप 24-25 के अंदर ऑल इंडिया एलटीसी लेना है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया, तो ये याद रखना है, यदि आपका होम टाउन एलटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा तब आप आपका ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर। यदि सपोज यहां पर आप होम टाउन, आपका हेडक्वार्टर आपका होम टाउन है, तो आप तो होम टाउन के लिए एलिजिबल नहीं हो, होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर होम टाउन के साथ समान है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप होम टाउन एलटीसी के लिए नॉट एलिजिबल होम टाउन एलटीसी के लिए, तो इस केस में ओनली आपको क्या है, ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, क्योंकि आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऑल इंडिया एलटीसी जो पीरियड है अभी 24-25 ये ऑल इंडिया एलटीसी के लिए है, ठीक है। आप तो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर होम टाउन सेम है, तो इसके लिए ओनली आपको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, मगर इस केस में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, 1 जनवरी 26 टू
31 दिसंबर 26 ये ग्रेस पीरियड रहेगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में बताया। यदि आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, अच्छे से सुनिए, यदि आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो और होम टाउन एलटीसी को आप कैरी फॉरवर्ड किया, तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यदि आप होम टाउन एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तब आप ऑल इंडिया एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हो गया? और सेकंड कंडीशन में आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी, तो ओनली आप ऑल इंडिया एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, रूल 11, प्लेस टू बी विजिटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अंडर एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया। ए गवर्नमेंट सर्वेंट and each member of his family may visit different places of their choice during a block of 4 years. It shall not be necessary for members of family of a government servant to visit the same place as that visited by the government servant himself at any time earlier during the same block. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जो ऑल इंडिया एलटीसी है अभी 2000, ये जो सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक 2024-25, इसी में आप ऑल इंडिया एलटीसी के लिए एलिजिबल हो और आपका फैमिली मेंबर्स एलिजिबल है। तो ये नहीं है कि आप जिस प्लेस को विजिट करोगे आपका फैमिली मेंबर वो सेम प्लेस को विजिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सपोज मुंबई चले गए, आपका फैमिली मेंबर्स बैंगलोर चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे कि मैं एलटीसी मुंबई ले रहा हूं, तो ले चुका हूं, तो मेरा फैमिली मेंबर, देखिए एक साथ मत जाइए। सपोज आप फर्स्ट मुंबई चला गया, एलटीसी ऑल इंडिया एलटीसी लेके मुंबई चला गया, तो बाद में आपका फैमिली मेंबर्स जाएगा, ये नहीं है कि आपका फैमिली मेंबर वही प्लेस को जाएगा, वही मुंबई जाएगा, वो बैंगलोर जा सकते हैं, वो हैदराबाद जा सकते हैं, वो चंडीगढ़ जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ऐसा कोई नहीं है, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेस, आप और आपका फैमिली मेंबर्स एलटीसी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप जिस प्लेस को ऑल इंडिया एलटीसी लिए तो उसी प्लेस को आपका फैमिली मेंबर्स फिर विजिट करेंगे ऑल इंडिया एलटीसी लेके, ऐसा नहीं है। ओके, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो आप और आपका फैमिली मेंबर्स ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। ये एलटीसी का रूल 11 बोलता है। ठीक है, क्लियर। चलो एंटाइटलमेंट को चलेंगे। एक आप देखना है तो आप ऑर्डर मेमो देख लीजिए 31011 by 2017, इट मीन्स 8 अगस्त 2017 में एक ऑर्डर आया था जो एंटाइटलमेंट है। इट मीन्स आप जो कौन सा लेवल में एंटाइटलमेंट मीन्स यहाँ पर क्या आप एलिजिबल है एयर के लिए, कि सपोज आप ट्रेन के लिए एलिजिबल हो तो कौन सा बर्थ में आप एलिजिबल हो, डिटेल्स दिखेंगे। तो ये जो OM जो ऑर्डर मेमो को आप देख लीजिए। ओके, 19 सितंबर 2017 में ऑर्डर इशू हुआ था। ठीक है, ये एंटाइटलमेंट फर्स्ट देखेंगे, द ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स ऑफ, तो रूल 12 को फर्स्ट आपको याद रखना है। ये ट्रैवल एंटाइटलमेंट है, फर्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ओके, एलटीसी का जो रूल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटाइटलमेंट है। ओके, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर इट मीन्स एयर ट्रैवल और नॉट। सपोज यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेन ट्रैवल, देन इन व्हिच बर्थ, AC1 की, AC2 की, AC3, ये सब डिटेल्स इसमें मिल जाएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, चलो इसमें देखेंगे द ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी shall be the same as TA traveling allowance entitlements, except the air travel entitlement for level 6 to level 8 of the pay matrix, which is allowed in respect of TA only. Okay, in respect of TA only and not for LTC. आपको बता देता हूं, यदि आप कोई ट्रेनिंग टूर में जाएंगे, ट्रेनिंग टूर में यहां पर मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग स्लैश दे दिया टूर, इसमें लेवल 6 से आपको, आप एलिजिबल है एयर के लिए, आप एलिजिबल है एयर के लिए। ठीक है, लेवल 6 से, समझ में आ रहा है। मगर ट्रेनिंग टूर में, मगर एलटीसी केस में जो आप एयर ट्रैवल करोगे वो लेवल 9 से है, 6 to 8 नहीं है।
तो कभी कंफ्यूजन होता है। आप ट्रेनिंग टूर में जा रहे हो, लेवल 6 एंड अबोव आप एयर ट्रैवल करोगे, ठीक है, मगर एलटीसी केस में लेवल 9 से एयर ट्रैवल है। तो 6 to 8 जो है लेवल, ये जो लेवल 6 टू लेवल 8 है, ये ट्रेनिंग टूर में एयर ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेनिंग और टूर में, मगर एलटीसी में आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते। जो एलटीसी के लिए आपका एयर ट्रैवल होगा वो लेवल 9 से होगा। समझ में आ गया? जो लेवल 9 में जो 5400 जो जीपी है, ग्रेड पे है, ठीक है, 5400 आप याद रखिए। इसमें जो जीपी आएगा, 5400 जीपी आएगा। और 6 to 8 जो होता है ना, ये 4200 टू 4800। तो आपको याद रखना है, ये जो लेवल 6 to लेवल 8 टूर ट्रैवल के लिए आप एयर टूर और ट्रेनिंग केस में आप एयर ट्रैवल कर सकते हो, मगर एलटीसी के लिए ठीक है, लेवल 9 से। लेवल 9 जो है वो मिनिमम ग्रेड पे क्या होता है, 5400, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, दिल्ली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एलटीसी में जा रहे हो तो डीए जो है, दिल्ली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एडमिसिबल नहीं है। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेगा। सपोज आप जर्नी में हो, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उसमें कुछ एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंडिचर को रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, reimbursement for the purpose of LTC shall be admissible in respect of journeys performed in vehicles operated by the government, or any corporation in the public sector run by the central or state government or a local body। यदि आप जर्नी कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, आप जो व्हीकल्स बेसिकली ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन इन द पब्लिक सेक्टर रन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल बॉडी, उसी में जर्नी करना है। प्राइवेट व्हीकल्स में जर्नी करोगे और वो जो आपका एक्सपेंस होगा वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। आप ट्रेन में चले गए, आप रेलवे स्टेशन में उतर गए और वहां से आप आपका डेस्टिनेशन को जाओगे तो आप प्राइवेट व्हीकल में चले गए, वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय लोकल बॉडी और बाय एनी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो याद रखना है, सपोज आप एयरपोर्ट में उतर गए, एयरपोर्ट से आप डेस्टिनेशन को जाओगे तो वहां पर आप प्राइवेट व्हीकल में नहीं जा सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बाय लोकल बॉडी, उसी में जाना है, ठीक है। और यहां पर एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आप एयरपोर्ट में उतर गए कि रेलवे स्टेशन में उतर गए, उसके बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इन केस ऑफ जर्नी बिटवीन द प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय एनी पब्लिक और गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई पब्लिक और गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहां पर आप 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100 किलोमीटर्स आप प्राइवेट व्हीकल में जा सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन में। टू एंड फ्रो जाओगे 100 किलोमीटर, रिटर्न करना है फिर 100 किलोमीटर, ऐसे टू एंड फ्रो में आपको कितना मिलेगा, 200 किलोमीटर के लिए मिलेगा। याद रखिए, यदि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन यू कैन कवर 100 किलोमीटर जो आउटवर्ड जर्नी में, you can cover 100 किलोमीटर बाय प्राइवेट व्हीकल थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन। एंड सिमिलरली टू एंड फ्रो, फिर जब रिटर्न आओगे वही 100 किलोमीटर मिल सकते हो। दोनों टू एंड फ्रो में, आउटवर्ड रिटर्न में आपको कितना मिलेगा, 200 किलोमीटर। मगर यहां पर कंडीशन है, यदि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तब आप मैक्सिमम लिमिट जो है 100 किलोमीटर, ठीक है, आप प्राइवेट व्हीकल लेकर जा सकते हो और सेल्फ सर्टिफिकेशन करके। और यदि टू एंड फ्रो आउटवर्ड रिटर्न होगा 200 किलोमीटर होगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रैवल बाय प्रीमियम ट्रेन्स, प्रीमियम तत्काल ट्रेन्स,
सुविधा ट्रेन इज नाउ अलाउड ऑन LTC फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ तत्काल चार्जेस और प्रीमियम. तत्काल चार्जेस shall also be admissible for the purpose of LTC. तो ये एडमिसिबल है. कोई प्रीमियम ट्रेन्स की, प्रीमियम तत्काल ट्रेन्स की, सुविधा ट्रेन्स, ये LTC आप जो भी इसमें एक्सपेंडिचर होगा वो रिइंबर्समेंट होगा. और कोई तत्काल चार्जेस है, कोई प्रीमियम तत्काल चार्जेस है, वो भी रिइंबर्समेंट होगा. इसको याद रखना है. और एक फ्लेक्सी फेयर, सपोज राजधानी, डुरंटो, ठीक है, शताब्दी और अभी वंदे भारत, इसमें फ्लेक्सी फेयर हो जाता है, डायनामिक फेयर एप्लीकेबल फॉर इन राजधानी, शताब्दी, डुरंटो ट्रेन्स और वंदे भारत ट्रेन्स शैल बी एडमिसिबल फॉर द जर्नी. तो वो फ्लेक्सी फेयर वो भी रिइंबर्समेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. शैल बी एडमिसिबल फॉर द जर्नीज परफॉर्म बाय दीज ट्रेन्स ऑन LTC. याद रखना है. फ्लेक्सी फेयर जो डायनामिक फेयर लेते हैं ना, ये सब ट्रेन्स जो राजधानी है कि डुरंटो है कि शताब्दी है कि वंदे भारत ट्रेन, ये जो फ्लेक्सी फेयर, डायनामिक फेयर, वो भी रिइंबर्समेंट होगा. मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हो. ओके, ये चीज को थोड़ा देखिए यहां से यहां तक. दिस डायनामिक फेयर कंपोनेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल इन केसेस वेयर ए नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रैवल्स बाय एयर. यदि आप एंटाइटल नहीं हो एयर में, आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटलमेंट नहीं हो, फिर भी एयर ट्रैवल कोई भी, जैसे अभी आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो तो आपका 380 है, ऑथराइज ट्रैवल एजेंट 3 है, जो IRCTC, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स और बालमर एंड लॉरी. ठीक है, 3 ट्रैवल एजेंट से. मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में हम डिस्कस करेंगे. आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो. इसमें लिख दिया आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो, मगर आप एयर में ट्रैवल कर लिए. मगर आपका रीइंबर्समेंट कैसे होगा? आपका जो एंटाइटलमेंट है उसी के हिसाब से होगा. सपोज आप सेकंड AC के लिए एंटाइटल हो तो सेकंड AC के हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? वो दोनों को देखा जाएगा. आपका एयर ट्रैवल में कितना पैसा खर्च हुआ और आप एंटाइटल हो सेकंड AC में, तो सेकंड AC में कितना पैसा खर्च हुआ उसमें जो लेस होगा. मगर आप जो एंटाइटलमेंट है उसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा. सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे भी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, थोड़ा इस चीज को मैं डिस्कस करता हूं. सपोज आप देखिए यहां पर लिख दिया आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हो, मगर आप एयर में चले गए. आपका जो रिइंबर्समेंट होगा, तो यहां पर दोनों चीज को हम देखेंगे. एयर ट्रैवल जो एक्चुअल एक्सपेंस को देखेंगे, एयर ट्रैवल एक्सपेंस को देखेंगे. आप सेकेंड AC में एलिजिबल हो, उसका एक्सपेंस को देखेंगे. जो लेस होगा दोनों में, जो लेस होगा वही रिइंबर्समेंट होगा, दोनों में जो लेस होगा. मगर इट मींस आपको याद रखना है, जो नॉन एंटाइटल है, ऐसा नहीं कि वो कोई ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से बुक करेंगे. नॉन एंटाइटल है, आप कोई भी ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हो. ठीक है, अभी जैसे इक्सिगो है, गो आईबीबो है, इसमें कर सकते हो, मेक माई ट्रिप है, कर सकते हो. मगर आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो तो 3 ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स है, IRCTC, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, बालमर एंड लॉरी. मगर आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो तो कोई भी एजेंसी से आप टिकट ले सकते हो, मगर आपका रीइंबर्समेंट होगा आप जिसमें एंटाइटलमेंट हो. और अभी बताया आप एयर ट्रैवल कर लिए, क्या एक्सपेंस है? एक्चुअल एक्सपेंस. और सेकंड AC में क्या एक्सपेंस है? जिसमें लेस होगा वही होगा. ये दोनों में जो लेस होगा वही होगा. इट मींस आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा. ठीक है, इसमें. मगर इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, ये जो डायनामिक फेयर के ऊपर. आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटलमेंट नहीं हो, मगर आप एयर ट्रैवल कर लिया. ओके, मगर आपका रीइंबर्समेंट आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा. तो उस केस में डायनामिक फेयर जो कंपोनेंट है वो रिइंबर्स नहीं होगा, क्योंकि आप एंटाइटल नहीं हो, मगर आप एंटाइटलमेंट नहीं हो, मगर आप एयर ट्रैवल कर लिया. आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटलमेंट नहीं हो, एयर ट्रैवल कर लिया, मगर आपका रीइंबर्समेंट होगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से. तो आप जब एंटाइटल का बात आया, वहां पर सपोज आप डुरंटो, शताब्दी के हिसाब से आप डायनामिक फेयर को जोड़ दिया, वो रिइंबर्स नहीं होगा. डायनामिक फेयर रिइंबर्स नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है.
नेक्स्ट वन, एंटाइटलमेंट्स फॉर जर्नीज ऑन एलटीसी यहां पर दे दिया, देखिए जो पे लेवल इन पे मैट्रिक्स ये देखिए, और ये देखिए, और ट्रैवल एंटाइटलमेंट है जो 5 पॉइंट बिलो है, लेवल 5 पॉइंट बिलो, एसी थर्ड है, और एसी चेयर कार बाई ट्रेन, तो जिसमें एसी चेयर कार जैसे शताब्दी, इसमें एसी चेयर कार है, एलिजिबल है। 6 to 8 एसी 2 बाई ट्रेन, 6 to 8 एसी 2 सेकेंड एसी, 9 to 11 इकोनॉमिक क्लास। तो मैं बताया था लेवल 9 से आपका एयर ट्रैवल, तो लेवल 9 जो है वो ग्रेड पे 5400 है जीपी, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्लास बाय एयर और एसी 2 बाय ट्रेन, सेकेंड एसी बाय ट्रेन, और 12-13 इकोनॉमिक क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन, और 14 अबव जो एयर में बिजनेस और क्लब क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन। तो इसको याद रखना है, पे लेवल 5 पॉइंट बिलो, एसी थर्ड है, नहीं तो एसी चेयर कार है। जो 6 to 8 है सेकेंड एसी है, और जो 9 to 11 ये बहुत, लेवल 9 से एयर ट्रैवल शुरू हो जाता है। लेवल 9 का जो जीपी है 5400 है, तो लेवल 9 to 11 इकोनॉमिक क्लास बाय एयर और सेकेंड एसी, और जो लेवल 12 and 13 है, 12 and 13 और 13A, इसमें इकोनॉमिक क्लास और फर्स्ट क्लास एसी। तो फर्स्ट क्लास एसी कौन सा लेवल से स्टार्ट हो रहा है? लेवल 12 से, याद रखना है, फर्स्ट क्लास एसी स्टार्ट हो रहा है लेवल 12 से। और लेवल 12 जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 12 जानते हो, लेवल 12 में कहां से आपका जीपी स्टार्ट होता है? 78,800 जीपी स्टार्ट होता है ग्रेड पे। तो आपको याद रखना है लेवल 9 से एयर ट्रैवल शुरू होगा, और लेवल 12 से एसी फर्स्ट क्लास, लेवल 12 से, तो 12 and 30 इकोनॉमिक क्लास और एसी फर्स्ट क्लास एसी, और जो 14 अबव है लेवल, उसमें बिजनेस और क्लब क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर हम देखेंगे जो सब ट्रेन आ गया ना, जैसे शताब्दी है, राजधानी है, डुरंटो है, वंदे भारत है, उसके ऊपर यहां पर दे दिया कि जो 5 पॉइंट बिलो है, लेवल 5 पॉइंट बिलो, एसी थर्ड क्लास और चेयर कार, ये सब जो ट्रेन प्रीमियम ट्रेन से ट्रैवल एंटाइटलमेंट प्रीमियम और प्रीमियम तत्काल और सुविधा, शताब्दी, राजधानी, डुरंटो, वंदे भारत ट्रेन, तो 5 पॉइंट बिलो एसी थर्ड क्लास एसी एंड चेयर कार, 6 to 11 सेकेंड क्लास एसी और चेयर कार इन शताब्दी ट्रेन, ओके। 12 and अबव एग्जीक्यूटिव और फर्स्ट क्लास एसी, 12 and अबव फर्स्ट क्लास एसी, 12 and अबव, और केस ऑफ प्रीमियम और प्रीमियम तत्काल, सुविधा और शताब्दी और राजधानी, ये जे यहां पर मिस हो गया, राजधानी वंदे भारत ट्रेन आज पर अवेलेबल हाईएस्ट क्लास। सो लेवल 12 में आपका फर्स्ट क्लास एसी हो जाता है, जैसे वंदे भारत है कि राजधानी है कि डुरंटो है कि आपका शताब्दी है, ठीक है। तो लेवल 12 से फर्स्ट क्लास एसी, ओके। 5 पॉइंट बिलो थर्ड क्लास चेयर कार, 6 to 11 सेकंड क्लास और चेयर कार, लेवल 12 से शुरू हो जाता है एग्जीक्यूटिव और फर्स्ट क्लास एसी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। और नेक्स्ट चलेंगे स्टीमर के ऊपर चलेंगे, एंटाइटलमेंट फॉर जर्नीज बाय सी और बाय रिवर स्टीमर फॉर प्लेसेस अदर देन, यहां पर दे दिया, इसको अंडरलाइन में करता हूं, अदर देन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ये दोनों को छोड़ दो, ओके। अदर देन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इसमें देखिए 9 and अबव हाईएस्ट क्लास, ठीक है। स्टीमर केस में 9 and अबव हाईएस्ट क्लास, 6 to 8 यदि 2 क्लासेस होता है तो लोअर क्लास, यदि 2 क्लासेस होता है तब लोअर क्लास, ठीक है। 4 and 5 यदि 2 क्लासेस होता है लोअर क्लास, यदि 3 क्लासेस होता है तब मिडिल और सेकंड क्लास, और यदि 4 क्लासेस होता है तब थर्ड क्लास, 4 and 5, और थर्ड एंड बिलो लोएस्ट क्लास। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अदर देन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, लेवल 9 से आपको हाईएस्ट क्लास मिलेगा, और जो 6 to 8 है यदि 2 क्लास है लोअर क्लास, ठीक है। और 4 and 5 में 2 क्लासेस लोअर क्लास, 3 क्लासेस मिडिल और 4 क्लासेस थर्ड क्लास, और 3 and बिलो जो है लेवल 3 and बिलो लोएस्ट क्लास, ठीक है। अभी हम आएंगे अंडमान एंड निकोबार ए एंड एन ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स बाय शिप्स और ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
Andaman and Nicobar Group of Islands and Lakshadweep Group of Iceland by ships operated by the Shipping Corporation of India. इसमें क्या है 9 and above डिलक्स क्लास, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 9 and above डिलक्स क्लास, 6 to 8 फर्स्ट क्लास और ए कैबिन क्लास 6 to 8, और 4 and 5 सेकेंड और बी कैबिन क्लास, और 3 and बिलो बॉन्ग क्लास। तो डिलक्स क्लास कहां से स्टार्ट होता है? लेवल 9 से। ठीक है, ये चीज को आपको पूरा ध्यान देना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, अच्छा यहां पर यूज ऑफ ओन और हायर टैक्सी फॉर एलटीसी जर्नी ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। सपोज कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट वो डिसेबल है कि कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो डिसेबल है, तब आपका जो हायर टैक्सी और ओन टैक्सी को आप कैसे यूज करोगे एलटीसी जर्नी के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसेबल केस में आइदर गवर्नमेंट सर्वेंट, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट डिसेबल है कि उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो डिसेबल है, तो आप कैसे आपका ओन व्हीकल और हायर्ड टैक्सी आप कैसे अवेल करोगे। ये एक ऑर्डर आया था 28 अक्टूबर 2009 में, आप देख लीजिए, ये ऑर्डर नंबर दे दिया। टू अलाउ यूज ऑफ ओन और हायर टैक्सी फॉर एलटीसी जर्नी ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉलोइंग पेपर्स। आपको कुछ कंडीशंस है, कुछ पेपर्स है, कुछ कंडीशंस है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फॉलोइंग पेपर्स और कंडीशंस टू अवॉइड मिसयूज ऑफ सच रिलैक्सेशन। ये केस में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आप खुद का कार को यूज कर सकते हो और हायर टैक्सी को यूज कर सकते हो। यदि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई और हीज और हर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो डिसेबल है, तो क्या कंडीशन है इस केस में? आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये फर्स्ट है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। सेकेंड वन, अंडरटेकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट दैट जर्नी इन ऑथराइज्ड मोड इज नॉट फिजिबल एंड ही एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय ओन कार, और आपको एक अंडरटेकिंग देना है कि जो मोड ऑफ जर्नी है, चाहे सेकेंड एसी है कि फर्स्ट क्लास एसी है कि एयर ट्रैवल है, तो उस मोड में एक्चुअली वो फिजिबल नहीं है, तो मुझे मेरा ओन व्हीकल और हायर टैक्सी में मैं जाना चाहता हूं, ऐसे एक अंडरटेकिंग देना है। और यहां पर जो रीइंबर्समेंट होगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा। आप खुद का कार को यूज कर सकते हो, व्हीकल को यूज कर सकते हो और हायर टैक्सी कर सकते हो, मगर जो रीइंबर्समेंट होगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है? तो ये केस में सपोज आप टैक्सी में चले गए, तो टैक्सी में आपका एक्चुअल एक्सपेंस, ओके, एक्चुअल एक्सपेंस, और आपका एंटाइटलमेंट है सपोज सेकेंड एसी, ये एंटाइटलमेंट है, ओके, इसमें क्या एक्सपेंस है, तो इसमें जो लेस होगा, ये आइदर और, ये और है, मैं बोल दिया आइदर और में जो लेस होगा, ये दोनों में जो लेस होगा उसी के हिसाब से रीइंबर्समेंट होगा। ठीक है, आप टैक्सी ले लिए, आप एलिजिबल हो, कंडीशंस को आप फुलफिल कर दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और अंडरटेकिंग दे दिया कि जो मोड ऑफ जर्नी जो एंटाइटलमेंट है उसमें फिजिबल नहीं है, मैं जर्नी नहीं कर सकता, कि मेरा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जर्नी नहीं कर सकता, डिसेबल है। और थर्ड वन क्या है, जो रीइंबर्समेंट होगा ऐसे होगा, जो एक्चुअल एक्सपेंस है और जो आपका एंटाइटलमेंट, सपोज एक अजम्पशन में आप सेकंड केसी के लिए एंटाइटल हो, आपका पे लेवल के हिसाब से वो एक्सपेंस आइदर और इसमें जो लेस होगा, तो आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से एक्चुअली आपको रिइंबर्समेंट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, और एक डीओपीटी ऑर्डर आया था 30 जुलाई 2002, आप देख लीजिए ऑर्डर नंबर। टूर्स कंडक्टेड बाय आईटीडीसी, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईटीडीसी और एसटीडीसी। सपोज वो ये टूर प्रोग्राम करते हैं, एक टूर प्रोग्राम किया आईटीडीसी की, कोई टूर प्रोग्राम किया एसटीडीसी, और उसमें आप एलटीसी ले लिए, तो उसमें रीइंबर्समेंट होगा। ये देखिए, द टूर्स कंडक्टेड बाय आईटीडीसी और एसटीडीसी, ओके, आइदर आईटीडीसी और एसटीडीसी, आइदर इन देयर ओन बसेस और बसेस हायर्ड और चार्टर्ड बाय देम। सपोज वो एक टूर प्रोग्राम किया, आईटीडीसी ने किया कि एसटीडीसी ने किया,
आइदर उनका ओन बॉस की हायर्ड बॉस की कोई चार्टर्ड एक्चुअली बॉस वो हायर किया। तो इस केस में आप एलटीसी ले लिए, उस टूर प्रोग्राम में आप विजिट कर लिए और एलटीसी लेकर, तो वो रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर देख लीजिए, 30 जुलाई 2002 में एक्चुअली ये डिस्क्लोज ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, और एक देख लीजिए 26 मार्च 2008 में ये ऑर्डर इशू हुआ था कि द टूर्स कंडक्टेड बाय आईआरसीटीसी will also qualify for the purpose of availing LTC on the lines of ITDC और STDC subject to certain conditions। सपोज कोई IRCTC ने कोई टूर प्रोग्राम किया, उस टूर में आप भाग लिए और आप LTC लेकर वो टूर में आप विजिट कर लिए, जो भी रिइंबर्समेंट होगा, मगर फूड नहीं होगा, ओनली आपका जर्नी का जो पैसा है उसमें फूडिंग के लिए नहीं होगा। जो जर्नी का जो पैसा है दोनों सेपरेट कर दो, एक आपका जर्नी एक्सपेंस, आपका जर्नी का एक्सपेंस और आपका फूड का एक्सपेंस सेपरेट कर दो, मगर इसके लिए फूड एक्सपेंस के लिए आपका रिइंबर्समेंट नहीं होगा, ओनली जर्नी के लिए जो एक्सपेंस होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो रिइंबर्स होगा। ठीक है, वही चीज दे दिए, मगर यहां पर एक सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द आईआरसीटीसी द जर्नी एक्चुअली हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स फॉर व्हिच ही इज क्लेमिंग एलटीसी। और यहां पर मैं जैसे बताया, जो सेपरेट कर देगा रेल फेयर एंड द बॉस फेयर कंपोनेंट, आई विल इंडिकेट सेपरेटली द रेल फेयर एंड द बॉस फेयर कंपोनेंट, ये दोनों है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, मगर इसमें जो फूडिंग होगा, फूडिंग के लिए रिइंबर्समेंट नहीं होगा, ओनली आपका रेल फेयर बॉस फेयर ये जो है उसके लिए रिइंबर्समेंट होगा, फूड के लिए रिइंबर्समेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहां पर एक ऑर्डर आया था 16 मई 2018 में, आप एक ऑर्डर देख लीजिए, नो रिइंबर्समेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एयर जर्नी परफॉर्म बाय चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 5 years ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर ऑन एलटीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज लेस देन आपका जो एक चाइल्ड है लेस देन 5 year है, तो आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हो, मगर आप एयर ट्रैवल कर लिया। ओके, आप जानते हो लेस देन 5 year चाइल्ड के लिए ट्रेन में कोई फी नहीं लिया जाता है, मगर प्लेन में लिया जाता है। तो लेस देन 5 year चाइल्ड है, आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो, मगर आप एयर ट्रैवल कर लिया। देखिए, आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो, मगर एयर ट्रैवल आप कर लिया। ठीक है, तो उस केस में आपको जो रिइंबर्समेंट होगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा। सपोज सेकेंड एसी, आप एंटाइटल है सेकेंड एसी, ये एंटाइटल है, मगर आप एयर ट्रैवल कर लिया, आप एंटाइटल सेकेंड एसी है, तो सेकेंड एसी में लेस देन 5 year चाइल्ड के लिए तो कोई फी नहीं है, तो आप एयर ट्रैवल कर लिया, और जब वो चाइल्ड का रिइंबर्समेंट के लिए आप अप्लाई करोगे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो रिइंबर्समेंट जो मिलेगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा, और एंटाइटलमेंट के हिसाब से लेस देन 5 year चाइल्ड को नहीं मिलेगा। मगर प्लेन में क्या है, मोर देन 2 year चाइल्ड है तो आपको देना पड़ेगा, टिकट फी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें याद रखिए, आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हो, मैं क्रॉस दे दिया, आप एलिजिबल नहीं हो मगर एयर ट्रैवल कर लिया, और उसमें आपका एक चाइल्ड था लेस देन 5 year, और आप एक्चुअली एंटाइटल सेकेंड एसी के लिए हो, तो इसमें आपको आपका जो रिइंबर्समेंट होगा सेकेंड एसी में, मगर लेस देन 5 year चाइल्ड के लिए जो आप पैसा एक्सपेंस किया एयर ट्रैवल में वो रिइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड एसी में आप एंटाइटल हो, उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा, और उसमें लेस देन 5 year चाइल्ड के लिए कोई फी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लो। नेक्स्ट वन, रिइंबर्समेंट ऑफ रेल फेयर ऑन एलटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 5 to 12 years एज ग्रुप। तो फॉर द फैमिली मेंबर्स, तो ट्रेन में 5 years, बिटवीन 5 years एंड अंडर 12 years, ये जो चाइल्ड है, फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एज्ड बिटवीन 5 years एंड अंडर 12 years, द एक्चुअल रेल फेयर शैल बी रिइंबर्स्ड। तो ये तो है। ओके, आपका ट्रेन में इसको याद रखना है, ट्रेन में लेस देन 5 year चाइल्ड के लिए कोई फी नहीं है, कोई फी नहीं है,
तो यदि आपका चाइल्ड इसी के अंदर आ जाता है, मोर देन 5 ईयर्स एंड लेस देन 12 ईयर्स, और आप रेल फेयर में एक्सपेंस करते हो, वो रिइंबर्समेंट होगा। तो एक ऑर्डर आया था 29 अप्रैल 2016। ठीक है, नेक्स्ट वन, एडमिसिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसका दे दिया फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, टूर पैकेज टू लक्षद्वीप आइसलैंड्स ऑन शिप्स ऑपरेटेड बाय लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एलटीसी। तो ये जो है, जो टूर पैकेज को कौन ऑर्गेनाइज किया? स्पोर्ट्स। उसका फुल फॉर्म क्या है ना? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। वो एक टूर पैकेज जो लक्षद्वीप आइसलैंड के लिए है, ऑपरेट किया लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ये टूर पैकेज में आप जाते हो तो रिइंबर्स होगा। तो वही दिया है, स्पोर्ट्स इज ऑफरिंग वेरियस टूर पैकेजेस टू द टूरिस्ट, फेयर ऑफ व्हिच इज चार्ज एज पर द ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन चूजन फॉर द डेस्टिनेशन। ओनली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मैं बार बार बताया, ओनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। मगर आपका जो अकोमोडेशन होता है, अकोमोडेशन और फूड के लिए नहीं मिलेगा। इसको याद रखना है कि आपका अकोमोडेशन और प्लस जो फूड के लिए, ये दोनों के लिए रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, ओनली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलेगा। यदि ये टूर पैकेज में आप जाते हो, एलटीसी लेते हो, तो ओनली ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो यहां पर एक सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स शैल इश्यू ए सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिकेटिंग द फेयर कंपोनेंट सेपरेटली एंड सर्टिफाई दैट journey was actually performed by the government servant and his family members for which he or she is claiming the leave travel concession. The fair reimbursement for the journey performed by boat or ship shall be exercised in accordance with TO entitlement of the government servant for journey by sea or river steamer. रिवर स्टीमर के ऊपर में दिया था, जो आप जैसे एलिजिबल हो आप। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो फेयर के लिए रिइंबर्समेंट होगा, आपका अकोमोडेशन फूड के लिए रिइंबर्समेंट नहीं होगा। और जो आप रिवर स्टीमर और जो शिप में जाओगे, तो उसके हिसाब से मैं ऊपर में बताया था, आपका जो लेवल है उसके हिसाब से आप जाओगे। कि आप सपोज डिलक्स क्लास में जाओगे, कि कैबिन ए, कि कैबिन बी, कि बॉन्ग क्लास, तो वो दिया है आपको, मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इंस्ट्रक्शंस ऑन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। देखिए, जो लेवल 9 है, लेवल 9 एंड अबव में आप एआर के लिए एलिजिबल हो। ओके, एआर के लिए एलिजिबल हो। तो ये केस में अभी एक रूल ले आया, तो आपको लेवल 9 एंड अबव जो है, जो एलटीसी में जिनको जो एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल है, उनको 3 ऑथराइज्ड एजेंट्स है, इन्हीं में से टिकट को बुक करना है। देखिए बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, BLCL, बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, और एक है अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स ATT, एंड और एक है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीनों जो है ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स है, इसी में ही टिकट बुक करना है। ठीक है, इसी में ही टिकट बुक करना है। तो इसमें क्या है, अभी जो रूल है, आपको फर्स्ट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉयर को आपको भेजना है आपका मोबाइल नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका ईमेल आईडी, आपका एम्प्लॉयर को भेजना है। तब आप उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो मानेगा। और वहां पर जब एलटीसी टिकट बुक करोगे, टिकट के ऊपर एलटीसी आएगा, लिख कर आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको रजिस्ट्रेशन आगे में हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो ये 3 ऑथराइज्ड एजेंट से आपको टिकट बुक करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रजिस्टर्ड। तो आप बोलोगे कि कैसे मैं रजिस्टर्ड करूंगा? आपको एक गवर्नमेंट जैसे nic.in और gov.in, जो आपका मेल क्या है, जीमेल है कि रेडिफ मेल है कि याहू है, वो नहीं चलेगा, आपका पर्सनल मेल। तो आपको एक गवर्नमेंट मेल आईडी इश्यू होगा। तो गवर्नमेंट मेल आईडी कैसे इश्यू होगा ना? जब आपका एम्प्लॉयर जो है ना, आप उनको इन्फॉर्म, जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, आपको डिटेल्स भेजना है। ओके, तब वो क्या करेंगे, उनको भेजेंगे, तीनों ऑथराइज्ड एजेंट्स को भेजेंगे, तब वो एक्सेप्ट करेगा। तब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही टिकट बुक कर सकते हो। और जब एलटीसी टिकट बुक करोगे, उसमें एलटीसी लिख कर आएगा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पॉइंट्स को चलेंगे। तो यहां पर क्या है, द चॉइस ऑफ द ट्रैवल एजेंट में यहां पर नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड फॉर दी जेटीएस। यहां पर जो ये जो 3 ट्रैवल एजेंट से आप जब टिकट बुक करोगे वो कोई एजेंसी चार्ज, कोई कन्वीनियंस फी नहीं लेगा। ओके, नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड टू दीज एटीएस, कोई पेड नहीं करना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान दो। चलो नेक्स्ट में चलेंगे। आप यहां पर क्या स्लॉट है, डिफरेंट स्लॉट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर टू चूज फ्लाइट having the best available fare on their entitled travel class, which is the cheapest fare available, preferably for non-stop flight in a given slot. slot है, slot क्या है, सपोज आपको 3-3 घंटा का स्लॉट है, जैसे ये मिडनाइट टू 3 AM ऐसे स्लॉट है कि 3 AM टू 6 AM 3 आवर स्लॉट है कि 6 to 9, अगेन 9 to 12, ये नून आ गया, वैसे आ जाएगा 12 नून टू 3 PM, ऐसे सब स्लॉट आएगा। इसी स्लॉट में कितना प्लेन है आपका डेस्टिनेशन को आपको देखना है, और चिपेस्ट वन को प्रीफर करना है, और जो नॉन स्टॉप होना चाहिए। और यहां पर मजा बात है, अभी जो रूल लाया आप उसमें इसी स्लॉट में आपको देखना है जो 3 आवर्स, ये देखिए मिडनाइट टू 3 AM, 3 AM टू 6 to 9, ऐसे 3 आवर स्लॉट आएगा। उसमें आप देख लीजिए आपका डेस्टिनेशन को कितना फ्लाइट है, ठीक है। जो जितना फ्लाइट होगा उसमें चिपेस्ट को लेना है, और नॉन स्टॉप फ्लाइट ये दिया, नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको प्रीफर करना है। ओके, जो स्टॉपेज फ्लाइट है उसको प्रीफर नहीं है, नॉन स्टॉप फ्लाइट प्रीफर करना है। और उसमें और भी दे दिया, ये तो आपको ध्यान देना है, चिपेस्ट को आपको ध्यान देना है। मगर उसमें क्या है, ऐसा कुछ फ्लाइट है जो चिपेस्ट से 10% के अंदर हाइक ज्यादा हो सकता है। इसके अंदर 10% के अंदर सपोज वो प्राइस ज्यादा हो सकता है। आप एक चिपेस्ट फ्लाइट डिटेक्ट किया, सपोज आप इंडिगो का डिटेक्ट किया एक चिपेस्ट है, मगर उसमें आप एयर इंडिया देख लिया, एयर इंडिया में थोड़ा 8% ज्यादा है, उसको कर सकते हो। जो 10% बैंड के अंदर आप एक चिपेस्ट फ्लाइट को डिटेक्ट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो स्लॉट में आपको स्क्रीनशॉट लेना है जब आप बुक कर रहे हो टिकट, तो एक पर्टिकुलर स्लॉट में जाइए। स्लॉट में आपका डेस्टिनेशन का बहुत फ्लाइट आ जाएगा, उसमें फास्ट थिंग है नॉन स्टॉप फ्लाइट, ठीक है। और चिपेस्ट वन को डिटेक्ट कीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेके चिपेस्ट फ्लाइट को डिटेक्ट किया और टिकट बुक किया, उसका स्क्रीनशॉट पूरा लेना है। और जब आप रीइंबर्समेंट के लिए भेजोगे ना, क्लेम करोगे, तब वो स्क्रीनशॉट को भी भेजना है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चिपेस्ट केस में अभी जो दे दिया कि जो चिपर फ्लाइट इसमें जो होगा, सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज ये आप इंडिगो सबसे चिपेस्ट है, ठीक है। मगर और एक आप फ्लाइट देखा जो एयर इंडिया आप देखा, इसका फ्लाइट सपोज 8% ज्यादा है इंडिगो से, ये ले सकते हो आप, क्योंकि 10% के अंदर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये एक स्लॉट में गए, स्लॉट में आपको क्या देखना होगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट, आपका डेस्टिनेशन को चिपेस्ट देखा इंडिगो, मगर और एक एयर इंडिया देखा जो 8% थोड़ा ज्यादा है, यानी एयर इंडिया 8% मोर देन इंडिगो, तो आप एयर इंडिया में भी कर सकते हो। क्योंकि मैं क्या बताया, जो प्राइस बैंड है वो हाइक हो सकता है मगर विद इन 10%, तो आप एयर इंडिया यहां पर बुक कर सकते हो। मगर एयर इंडिया यहां पर चिपेस्ट नहीं है, इंडिगो चिपेस्ट है, मगर अभी भी रूल बता दिया कि 10% के अंदर हो सकता है, प्राइस इधर उधर हो सकता है, आप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सब दे दिया स्लॉट मैं बताया, अभी 3 आवर स्लॉट, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अभी बता दिया ये 10% प्राइस बैंड को भी बताया, ये 10% प्राइस विथ प्रोविजन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग विद इन 10% प्राइस बैंड फॉर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। अभी मैं बताया एक पर्टिकुलर स्लॉट सपोज आप देख लिया, ये है सपोज 12, आप इसी के अंदर बुक किए 12 नून टू 3 PM, इसी के अंदर आप फ्लाइट देखा, जो इंडिगो का फ्लाइट चिपेस्ट था, मगर इसमें इंडिगो का फ्लाइट चिपेस्ट था, पर इसमें थोड़ा आप कन्वीनियंस के लिए आप देखा एक एयर इंडिया फ्लाइट है जिसमें इन कंपैरिजन टू इंडिगो प्राइस इज 9% मोर, 9% मोर। एयर इंडिया फ्लाइट
जो प्राइस है 9% मोर देन इंडिगो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो बैंड इसी के अंदर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कंफर्ट के लिए, आपका कन्वीनियंस के लिए एयर इंडिया टिकट बुक कर सकते हो। ये नहीं कि चीपेस्ट है इंडिगो, मगर आप दोनों प्राइस को कंपेयर कर दो, जो एयर इंडिया फ्लाइट है 9% हायर है, मगर हमको जो बैंड दे दिया गवर्नमेंट 10% प्राइस बैंड थोड़ा हाइक हो सकता है उसी के अंदर, विद इन 10% प्राइस बैंड के अंदर प्राइस हाइक हो सकता है। आप यहां पर एयर इंडिया ले सकते हो क्योंकि 9% हाई है और विद इन बैंड है, विद इन 10% बैंड है, हाई है तो आप ले सकते हो। मगर सपोज आप यहां पर सपोज 11% हाई है कि 10% हाई है, विद इन 10% प्राइस बैंड दे दिया, तो सपोज देखिए यहां पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, इसी के अंदर ये 9 आवर्स टू 9 to 12 ये जो है इसी के अंदर आप बुक किया, आप इंडिगो फ्लाइट जो है वो चीपेस्ट है, मगर आप एयर इंडिया थोड़ा आप कंफर्ट फील कर रहे हो, मगर उसका प्राइस सपोज 10% की और 10.5% ये ज्यादा है इंडिगो से, ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो बैंड बता दिया विद इन 10% प्राइस बैंड में ले सकते हो आप, ठीक है। यहां पर दे दिया एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू बुक फ्लाइट टिकट्स एटलीस्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप बुक कर रहे हो एटलीस्ट, ये बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन एलटीसी। तो आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो तो आप जो इंटेंडेड डेट ऑफ एलटीसी जर्नी है उसका एटलीस्ट 21 days बिफोर आपको टिकट बुक करना है, क्योंकि जितना जल्दी आ जाता है ना तो उसमें प्राइस बढ़ जाता है ना, एयर फेयर जो हाइक हो जाता है। तो इसके लिए ये एक रूल दे दिया गवर्नमेंट कि एटलीस्ट 21 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ एलटीसी जर्नी आपको टिकट बुक करना है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के ऊपर मिनिमम बर्डन आ जाएगा, ठीक है, मिनिमम बर्डन, क्योंकि जैसे पास आ जाएगा ना आपका जो इंटेंडेड डेट ऑफ एलटीसी जर्नी उसके पास आ जाएगा तो प्राइस बहुत हाइक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये निर्देश है, गवर्नमेंट का ये डायरेक्शन है कि एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ एलटीसी जर्नी यू मस्ट बुक एयर टिकट। और यहां पर दे दिया और एक है, यदि आप कैंसिल करना चाहते हो लेस देन 24 आवर्स, यदि आपका टिकट कैंसिल करना चाहते हो मेड लेस देन 24 आवर्स बिफोर इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों आप कैंसिल किया। लेस देन, मोर देन 24 आवर्स प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन 24 आवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन किया, लेस देन 24 आवर्स बिफोर इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी। यदि आप टिकट कैंसिल करते हो तो आपको एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना है अब क्यों टिकट कैंसिल किया। यदि मोर देन 24 आवर्स से प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर रूल क्या है, लेस देन 24 आवर्स बिफोर इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी, ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन जस्टिफिकेशन देना है। तो यहां पर जो रूल है कि यदि आप प्रॉपर डिक्लेरेशन देते हो तो जो एटीएज है, ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है, वो कैंसिलेशन फी जो है ना वो 0 और नील कैंसिलेशन चार्जेस होगा, वो चार्ज नहीं करेंगे। ओके, तो टिल देन तो अभी डिक्लेयर हुआ है कि आप कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 380s को गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट एक्चुअली इन्फॉर्म किया है कि कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेना है, ठीक है। मगर याद रखना है कि इफ यू कैंसिल द टिकट लेस देन 24 आवर्स बिफोर द इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी, देन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन विथ जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है, तब आपका जो आप कैंसिल किया उसमें कैंसिलेशन फी वो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉइज शुड प्रिफरेबली बुक ओनली वन टिकट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, तो एक ही टिकट आपके लिए एक ही टिकट बुक करना है, मोर देन वन टिकट बुक नहीं करना है, ओनली वन टिकट बुक करना है, ठीक है। होल्डिंग ऑफ मोर देन वन टिकट इज नॉट अलाउड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, व्हाइल टिकट्स में बी अरेंज्ड बाय द ऑफिस थ्रू द ट्रैवल एजेंट, employees are encouraged to make ticket booking digitally through the self booking tool or online booking website और पोर्टल ऑफ दिस 380 ओनली। तो उनका जो पोर्टल है आईआरसीटीसी की, एटीटी, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स,
कि BLCL बार्मर एंड कंपनी लिमिटेड, तो उनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट से आप डिजिटली टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर दे दिया इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वेयर द बुकिंग ऑफ टिकट इज डन फ्रॉम अनऑथराइज। सपोज आप अभी बोल दिया इसी से ही 380 है, तो 380 से आपको टिकट बुक करना है, ठीक है। यदि आप सपोज ऐसा कुछ अनअवॉइडेबल ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें आप कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कर लिया, तब वो किसके पास जाएगा? बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट क्या, एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो रैंक होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, वो उसको क्या करेंगे? रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो आपको कंपल्सरी 380 से टिकट बुक करना है। यदि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो आप टिकट बुक नहीं कर पाए और आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, ओके, यू कैन गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। So due to this unavoidable circumstances, actually I have booked the ticket from unauthorized agent, but it can be relaxed by financial advisor of your department or head of the department not below the rank of joint secretary, ठीक है, वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो रिइंबर्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और इसी केस में जो एडवांसेस आप ये पूरा चल रहा है, आप एयर ट्रैवल के लिए आप एलिजिबल हो, तो इस केस में जो एडवांस आप लोगे एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, ये देखिए आपको जो एडवांस लेना है एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी। आपको इसके लिए, आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल हो तो आपको एडवांस चाहिए ना, तो एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी आप एडवांस लो। आप थोड़ा वेबसाइट को जाओ 380 का, तो आप उसका प्राइस देख लो, ठीक है, और प्राइस देखकर उसका भी स्क्रीनशॉट रख लो, और उसके हिसाब से आप 30 डेज प्रायर आप इंटेंडेड एटलीस्ट दे दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप एडवांस ले सकते हो, मगर जो टिकट बुक करोगे एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी, मगर एडवांस एटलीस्ट 30 डेज बिफोर। आप उसका वेबसाइट में जाइए और जो प्राइस है उसको स्क्रीनशॉट देखिए, चीपेस्ट फ्लाइट देखिए, और 10% जो प्राइस बैंड है, थोड़ा हाइक हो सकता है, विद इन 10% प्राइस बैंड, और आप टिकट बुक कीजिए, सॉरी आप प्राइस देख लीजिए एटलीस्ट 30 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हिसाब से एडवांस ले जाइए। एडवांस लेना है एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ द जर्नी, मगर जो टिकट बुक करोगे एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीइंबर्समेंट के ऊपर आ गया, इन केस एट द टाइम, सपोज आप एडवांस ले लिया, ओके, सपोज मैं बता देता हूं, सपोज 40 डेज बिफोर आप एडवांस ले लिया, उसके हिसाब से एडवांस ले लिया, मगर आप क्या किया, 25 डेज बिफोर आप टिकट बुक किया, आप टिकट बुक किया, तो इसमें तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जब आप 40 डेज बिफोर देखा था उस समय प्राइस अलग था, तो उसके हिसाब से आप एडवांस ले लिए, मगर 25 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी आप टिकट बुक किए, तो उसमें थोड़ा प्राइस हाइक हो गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप जो एडवांस लिए थे 40 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी आप एडवांस लिए थे, मगर जो टिकट बुक किए 25, मेरे अजम्पशन में, मैं एक अजम्पशन दे रहा हूं, 25 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी आप टिकट बुक किए, तो उसमें तो थोड़ा प्राइस हाइक हो गया ना। तो इस केस में तो वो जो प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी रिइंबर्समेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मगर प्रॉपर स्क्रीनशॉट रखना है। जब एडवांस लिए थे उस समय स्क्रीनशॉट आप रखा था, और जब टिकट बुक किए थे उस समय स्क्रीनशॉट रखा था, तो ऑब्वियसली जब जितना पास आ जाएगा प्लेन टिकट तो हाइक हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो उसमें जो डिफरेंस होगा, सपोज इसमें आप इस समय देखे थे 2500, मगर इस समय देखा 25 डेज बिफोर इंटेंडेड, जब आप 25 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी पर टिकट बुक किया तब 3000 है, मगर जब 40 डेज बिफोर इंटेंडेड डेट ऑफ LTC जर्नी आप 2500, तो ये जो 500 जो डिफरेंस हो गया वो भी रिइंबर्स होगा, मगर आपको स्क्रीनशॉट ठीक से रखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये देखा होगा, ये डिटेल्स आप देख लीजिए। ये जो मेमोरेंडम आया था 29 अगस्त 2022, और ये ऑर्डर देख लीजिए। जो एलटीसी ट्रैवल के लिए एलिजिबल है, एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल है फॉर एलटीसी, उनके लिए आया था कैसे एयर टिकट बुक करोगे, ठीक है। और आपका एयर टिकट के ऊपर एलटीसी लिखा होगा, और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या मैंने डिटेल्स बताया। और एक अभी देखेंगे, एक रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन टू ट्रैवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, जे&के, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबर। ये अभी एक स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम है, इसको बोलते हैं स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम। ये अभी एक्सटेंशन हुआ है अप टू 25 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2024 तक है, अभी है। तो ये एक स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम उसको बोलते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट एलटीसी लेकर विजिट करोगे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड एन, अंडमान एंड निकोबर। तो अभी जो एक्सटेंशन हुआ है वो 25 सितंबर 2024 तक। इसमें क्या है, ये इसमें कंडीशन क्या है, ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स में अवेल एलटीसी टू विजिट एनी प्लेस इन एनी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। कोई भी एक होम टाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगेंस्ट द कन्वर्सन ऑफ देयर वन होम टाउन एलटीसी इन ए 4 ईयर ब्लॉक पीरियड। तो कोई भी एक होम टाउन, आपका तो ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया ले सकते हो, मगर आप क्या है, आपको एक होम टाउन, एक ऑल इंडिया। तो कोई भी एक होम टाउन को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबर आप एलटीसी लेकर जा सकते हो। ये स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में एक आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। और यहां पर मजाबात दे दिया कि सेकंड चीज क्या दिया, यदि आपका होम टाउन हेडक्वार्टर सेम है, सपोज आपका होम टाउन, ये जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, होम टाउन हेडक्वार्टर दोनों सेम है, ये स्कीम में आप तो होम टाउन के लिए एलिजिबल नहीं हो ना, होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इस केस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ओनली ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में आप किसी जगह में जा सकते हो, मगर इसमें आप जो होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो होम टाउन के लिए, ठीक है। तो यदि आप होम टाउन हेडक्वार्टर सेम होता है तो आपको तो होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, तो ऑल इंडिया में कोई भी प्लेस में जा सकते हो, तो ये स्कीम आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और एक मजा बात है, द गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका होम टाउन इसी एरिया में है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में है कि अंडमान निकोबर है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, सपोज आपका होम टाउन लद्दाख में है, ये आपका होम टाउन है, तो ये जो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम है, आप एक आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हो, मगर ये तीनों जगह को, लद्दाख तो आपका होम टाउन हो गया, तो आप किस जगह को जा सकते हो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में, एनईआर, अंडमान एंड निकोबर, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों जगह को आपका जो होम टाउन एलटीसी है उसको आप कन्वर्ट करके इस जगह को जा सकते हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका लद्दाख होम टाउन हो गया, तो नेक्स्ट जो अदर है, आप आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके आप ये जगह को विजिट कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। और जो फ्रेश रिक्रूट है, फ्रेश रिक्रूट आप देखा होगा, मैं एक वीडियो दिया था जो मेरा पार्ट 2 देखिए, जो फर्स्ट 8 ईयर्स आपका एलटीसी डिफरेंट होता है, तो 4th टाइम आपको ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है और 8th ईयर आपको ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है, और फर्स्ट 3 ईयर्स होम टाउन, 4th ईयर ऑल इंडिया, 5th 6th 7th होम टाउन, 8th ईयर ऑल इंडिया। तो ये जो फ्रेश रिक्रूट है, एक होम टाउन को अलाउड कन्वर्सन ऑफ वन ऑफ द 3 होम टाउन एलटीसीज इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स एप्लीकेबल टू देम टू विजिट, आप जा सकते हो। तो जैसे आपका ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या होगा, होम टाउन के लिए होगा, तो इसमें कोई एक को आप कन्वर्ट करके आप नॉर्थ एनईआर, जे&के, ए&एल, लद्दाख आप जा सकते हो। और यहाँ पर एक एडिशन भी है, एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। इन एडिशन दे आर अलाउड टू वन एडिशनल कन्वर्सन, एक एडिशनल कन्वर्सन भी कर सकते हो। क्योंकि एडिशनल कन्वर्सन क्या है, देखिए आपका 5th 6th 7th भी होम टाउन एलटीसी होगा, इसमें कोई एक को भी होम टाउन एलटीसी होगा, तो इसको एक को भी आप फिर स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में आप ये जगह को विजिट कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबर, ठीक है। तो एक फ्रेश रिक्रूट के लिए एक एडिशनल है,
एक एडिशनल है फ्रेश रिक्रूट के लिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर, तो आप ट्रैवल एयर के लिए आप एलिजिबल हो, एयर ट्रैवल में अवेल दिस कंसेशन फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर, डायरेक्टली आप हेडक्वार्टर से जा सकते हो। तो जो यहां पर याद रखिए, जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल है वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर से जा सकते हैं, हेडक्वार्टर टू एनईआर और जम्मू एंड कश्मीर की अंडमान एंड निकोबार की लद्दाख आप जा सकते हो। ओके, तो आप हेडक्वार्टर से डायरेक्टली, क्योंकि आप एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो, एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर, तो कोई प्रॉब्लम, हेडक्वार्टर से जा सकते हो। मगर जो एंटाइटल नहीं है, तो ये दे दिया, जो एंटाइटल नहीं है उनके लिए थोड़ा अलग है। देखिए एंटाइटल जो नहीं है, आप सपोज अभी जाओगे अंडमान एंड निकोबार, इसी जगह में बिटवीन, जो एंटाइटल नहीं है, देखिए नॉट एंटाइटल में आ गया, नॉट एंटाइटल टू ट्रैवल बाय एयर, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया, नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर। तो बिटवीन कलकत्ता और गुवाहाटी, बिटवीन कलकत्ता और गुवाहाटी, एनी प्लेस इन, कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन को जाने के लिए आपको कलकत्ता गुवाहाटी से प्लेन लेना है। आपका हेडक्वार्टर से कलकत्ता कि आपका हेडक्वार्टर से गुवाहाटी, आपका जो एंटाइटलमेंट है, जैसे ट्रेन है ओके, उसमें कि बस में जा सकते हो, मगर इसी से आप प्लेन में जा सकते हो, तो उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा। जो डायरेक्ट एयर है वो हेडक्वार्टर से जा सकते हैं, जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल है वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर से इस रीजन को जा सकते हैं। मगर जो एंटाइटल नहीं है और आप एनईआर नॉर्थ ईस्ट रीजन को जाना चाहते हो, तो कलकत्ता तक कि गुवाहाटी तक आपका जो एंटाइटलमेंट है सेकंड एसी है, ठीक है, आप जा सकते हो उसमें, ट्रेन में, सेकंड एसी ट्रेन में जा सकते हो और इसी से प्लेन में जाओगे। सिमिलरली आप अंडमान निकोबार जाओगे, कलकत्ता और चेन्नई और विशाखापट्टनम पोर्ट ब्लेयर, इससे आप कहां जाओगे, अंडमान एंड निकोबार। मगर यहां तक, कलकत्ता तक, चेन्नई तक, विशाखापट्टनम तक, पोर्ट ब्लेयर तक आपका जो एंटाइटलमेंट है, जैसे सेकंड एसी है, सेकंड एसी ट्रेन में जाओ और यहां से प्लेन में जाओ। और नेक्स्ट यदि आप लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तब ये दिल्ली और अमृतसर, यहां तक आप आपका एंटाइटलमेंट में जाओ। सपोज आप एंटाइटल है सेकंड एसी में जाओ और यहां के बाद आप प्लेन में जाओ। तो ये है, ठीक है। जो एंटाइटलमेंट नहीं है, ये बहुत आपको ध्यान देना है। इस तक आपको जो एंटाइटलमेंट है, सेकेंड एसी ट्रेन है, सेकेंड एसी ट्रेन में जाइए और यहां से आपको प्लेन का सुविधा मिलेगा इसी रूट से, ठीक है। और जो आप जर्नी फॉर दिस, सपोज आप नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज है, आप डायरेक्टली, नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज आप डायरेक्टली हेडक्वार्टर टू चले गए एनईआर, कि चले गए जम्मू एंड कश्मीर, कि चले गए अंडमान एंड निकोबार डायरेक्टली, तो इसमें आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देखिए, सपोज आप यहां पर अंडरलाइन कर दिया नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज है, आप डायरेक्टली हेडक्वार्टर टू आप जम्मू एंड कश्मीर चले गए, तो आपको रीइंबर्समेंट जो मिलेगा, सपोज न्यू दिल्ली अप टू दिल्ली आप एलिजिबल हो सेकेंड एसी के लिए, तो अप टू दिल्ली सेकेंड एसी, देन दिल्ली टू जे एंड के, ये प्लेन है, प्लेन फैसिलिटी है, ठीक है, समझ में, एयर फैसिलिटी है, एयर फैसिलिटी है, तो उसके हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, क्योंकि आप एंटाइटल नहीं हो। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप समझ में आ जाएगा। सपोज देखिए यहां पर नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय, आप स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में आप जाओगे, आप डायरेक्टली हेडक्वार्टर टू आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को चले गए, कोई भी प्लेस को, मगर यहां पे क्या है, तो आपको कैसे रिइंबर्समेंट मिलेगा, आपका हेडक्वार्टर टू कोलकाता और गुवाहाटी, ये सपोज आप सेकेंड एसी के लिए, सेकेंड एसी ट्रेन में एलिजिबल हो, मिलेगा। और यहां से गुवाहाटी टू सपोज आप इंफाल जाओगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, एयर मिलेगा, तो इसके हिसाब से आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा, रिइंबर्स होगा। मगर डायरेक्टली आप क्या किए, हेडक्वार्टर टू ये चले गए, मगर आपका रिइंबर्समेंट कैसे मिलेगा, ऐसे हेडक्वार्टर टू कोलकाता और गुवाहाटी सेकेंड एसी, और गुवाहाटी टू इंफाल सपोज चले गए आप एयर में, कि गुवाहाटी टू शिलोंग चले गए एयर में, तो वो ऐसे रिइंबर्समेंट होगा।
ठीक है। एयर ट्रेवल बाय, तो यहां पर जो है और एक है एयर ट्रेवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू NER J&K लद्दाख एंड अंडमान इज अलाउड वेदर दे अवेल द कंसेशन अगेन। अच्छा, तो यहां पे एक होम टाउन LTC को आप कन्वर्ट कर सकते हो, वन होम टाउन LTC को आप कन्वर्ट कर सकते हो। और सपोज आप एनीवेयर इन इंडिया, आप जो ऑल इंडिया LTC है आप इस जगह को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल इंडिया LTC भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। मगर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो फायदा मिलेगा, एक होम टाउन LTC को आप कन्वर्ट करोगे स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में इसी एरिया को, ठीक है। जो बहुत किसके लिए इजी है ना, नॉन एंटाइटल्ड जो एम्प्लॉइज है फॉर एयर ट्रैवल। जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है, यहां पर उनको एयर ट्रैवल का मौका मिलेगा, ठीक है। और कोई चाहे आप एक होम टाउन LTC को कन्वर्ट कर दो और एनीवेयर इन इंडिया तो आपको मिलेगा। तो वो ये रीइंबर्समेंट के ऊपर आपको मैं बता चुका हूं, मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्पेशल, इसमें याद रखिए, इसमें ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ये जो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम है, ये जो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम अभी 25 सितंबर 2024 तक, इसमें जो आप प्लेन का सुविधा मिलेगा जो नॉन एंटाइटल्ड है, जो नॉन एंटाइटल्ड है, मगर इसमें आपको 380 का रूल में बता चुका हूं, इसी से ही आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। और उसका जो प्रोसेस है मैं बताया था, वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। 380 जो 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स जो है, IRCTC, ओके, बालमर लरी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL एंड अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स ATT, इनसे ही टिकट बुक करना पड़ेगा। और प्रोसेस में जैसे मैं बताया था, आपका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन इजीली नहीं होगा क्योंकि आपका एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका मेल ID डिटेल्स देना है, तो अभी ये 380 आपको अलाउ करेंगे और आपका टिकट के ऊपर LTC लिखा होगा। समझ में आ रही है? तो ये मत, ये देखिए स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में जो नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज है उनको प्लेन का सुविधा मिलेगा। जैसे आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट, कल कोलकाता और गुवाहाटी से प्लेन में जाओगे, यदि आप अंडमान निकोबार जाओगे तब आप विशाखापट्टनम की पोर्ट ब्लेयर, समझ में, यहां से जा सकते हो आप। समझ में आ रहा है? यदि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख जाओगे तो न्यू दिल्ली से और अमृतसर से जा सकते हो, प्लेन का सुविधा मिलेगा। मगर 380 से, अभी मैं बताया 3 ऑथराइज एजेंट्स का रूल क्या है, अभी मैं बताया था। तो बेसा इसमें कंपलसरी 380 से 3 ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से आपको टिकट बुक ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये मैं बताया आपको कैसे मिलेगा, टाइम स्लॉट में बताया था, जो टाइम जैसे आपको ये 380 से आपको टिकट कैसे बुक करना है, इसको मैं बताया था। जो ट्रैवल, एयर ट्रैवल के लिए जो एलिजिबल है वो कैसे टिकट बुक करेंगे, डिटेल्स बता चुका हूं। वैसे ही स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में जब नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय को नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान निकोबार सपोज विजिट करने के लिए प्लेन का सुविधा मिलेगा, वो कैसे, ये जो 380 से जैसे रूल था वैसा ही आपको टिकट बुक करना है। फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एम्प्लॉयर को आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन भेजो, तब 380 जो IRCTC, BLCL और जो ATT है अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स, इसमें आप टिकट बुक करोगे, स्लॉट को जाओगे और स्लॉट में जो चीपेस्ट है और उसमें 10% हाइक हो सकता है, विद इन 10% बैंड में टिकट हाइक हो सकता है। जो प्रोसेस में बताया था वही प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये OMR जो आया था 11 अक्टूबर 2022 में आया था, इसको थोड़ा आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको देखा, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको मैं पूरा डिस्कस किया अच्छे से। तो ये जो मेमोरेंडम आया था, ये आया था 11 अक्टूबर 2022 में आया था, ये ऑर्डर देखिए। और एक मजा बात, नेक्स्ट जो आ गया, ये दे दिया 10 अगस्त 2023 में आया था ये। इसमें क्या है, बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, IRCTC, BLCL and ATT, even in case of the employees not entitled for air travel under LTC is not mandatory। और ये स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम नहीं है। स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब आप जाते हो, तो वहां पर जो नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय है वो एयर ट्रैवल करेंगे, वहां पर वो कंपलसरी है। जो कैसे हम 380 जो ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करते हैं वो प्रोसेस पूरा होगा। मगर नॉर्मल केस में ये स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम को मत जाइए। सपोज आप यहां पर दे दिया एयर ट्रैवल के लिए
एयर ट्रैवल के लिए नॉन एंटाइटल है, मगर नॉन एंटाइटल है, मगर आप एयर में ट्रैवल कर लिया तो आपका जो रीइंबर्समेंट होगा वो आपका एंटाइटलमेंट से होगा। आपका जो इसमें जो रीइंबर्समेंट होगा आपका, सपोज आप सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो तो उस इसी के हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट होगा, सेकेंड एसी के हिसाब से एंटाइटल होगा। तो इसमें यदि नॉर्मल केस में आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है, आप एयर ट्रैवल कर लिया, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप 388 से टिकट बुक करेंगे। आप कोई भी एजेंसी से टिकट बुक कर सकते हो, चाहे इक्सिगो से करो, चाहे GoIB से करो, चाहे मेक माई ट्रिप से करो, कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे क्लियर माई ट्रिप में करो, जो जिसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपका जो रीइंबर्समेंट होगा सेकेंड एसी में। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम जो होता है, वो भी स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, इसमें भी नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज को एयर ट्रैवल का सुविधा मिलेगा। मगर इस केस में आपको 388 से टिकट बुक करना है। मैं बताया था, आप एयर ट्रैवल के लिए एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, क्या प्रोसेस है, कैसे टिकट बुक करोगे, तो वैसा ही प्रोसेस रहेगा यहां पर। मगर आप नॉर्मल केस में आप नॉट एंटाइटल हो, आप एयर ट्रैवल कर लिया, कोई भी एजेंसी से आप बुक कर लो, जा सकते हो। मगर आपका जो रीइंबर्समेंट होगा, सपोज फॉर एग्जांपल आजमसन आप सेकंड एसी के लिए एंटाइटल हो, तो उसके हिसाब से ही आपको रीइंबर्समेंट होगा, मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बोला था, अभी 388 को ये एक मेमोरेंडम आया था 20 अक्टूबर 2023 में कि आप 388 से टिकट बुक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जैसे जो हम एंटाइटल है, जो लेवल 9 से एयर के लिए एंटाइटल है, तो आपको एक गवर्नमेंट मेल आईडी, जो गवर्नमेंट मेल आईडी क्या है, gov.in, nic.in, ऐसे एक आपको मेल आईडी आपको मिलेगा। तो ये मेल आईडी आपको मेल आईडी क्रिएट करना है। आप आपका एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करो, एम्प्लॉयर को आपका, देखो ये सब आपका एम्प्लॉयर को दे दो, एम्प्लॉय कोड दे दो, आपका फोन नंबर, आपका मेल आईडी, ये सब दे दो। तो फिर आपका ये सब चीज आपका एम्प्लॉयर को दे दो, आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दे दो। तो फिर आपका एम्प्लॉयर ये 388 को इन्फॉर्म करेगा, तो अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे आपको एक मेल आईडी मिलेगा, जो गवर्नमेंट मेल आईडी, GOV, जैसे जेम में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, जैसे एक मेल आईडी गवर्नमेंट मेल आईडी होता है gov.in और nic.in, यहाँ पर वो जीमेल, याहू की रेडिफ मेल काम नहीं चलेगा। तो इसमें फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डिटेल्स आपको एम्प्लॉयर को देना है। आपका एम्प्लॉय कोड क्या है, आप एक लेटर लिख दो आपका एम्प्लॉयर को कि मुझे LTC में एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे परमिशन चाहिए कि जो मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ 388 में। ठीक है, आप आपका एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दो, एम्प्लॉय कोड, फोन नंबर, मेल आईडी, डिटेल्स आपका जो है कर दो, तब आपको ये 388 जो है बालमर लरी की अशोक टूर्स एंड ट्रेवल्स की IRCTC वो अलाउ करेंगे, और वहां पे जाके आप टिकट बुक कर सकते हो। आपका नेम, आपका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का नेम आप रजिस्टर्ड करके रखो और आप टिकट बुक कर सकते हो। और जब टिकट आएगा उसके ऊपर LTC लिखा होगा, सो विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दे दिया उनका साइट दे दिया, ये जो देखिए बालमर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, आप इस साइट में जाइए, रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड आप चेंज करोगे, ये वो ID पासवर्ड को याद रखो। मगर ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, फास्ट आप आपका एम्प्लॉयर को अप्रोच करो कि मैं एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल हूं और मुझे परमिशन चाहिए, तो आपका डिटेल्स दे दो। आपका एम्प्लॉयर वो क्या करेगा, ये जो 388 है उनको इन्फॉर्म करेगा, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, वो रजिस्टर्ड करेगा और टिकट बुक करेगा। ये है GOVEMP गवर्नमेंट एम्प्लॉय, govemp.balmerlurrytravelapp.com। और आप अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स के लिए ये साइट में जाइए, www.attitdc.in, और आप IRCTC में www.
ar.irctc.co.in। और आपका मैं अभी बताया था, आप जब टिकट बुक करोगे आपका टिकट के ऊपर एलटीसी लिखा होगा क्लियरली, ठीक है। तो यहां पर मैं बताया था कि ये बताया था द फ्लाइट्स, तो चिपेस्ट फ्लाइट, द फ्लाइट्स हैविंग द फेयर 10% more than the cheapest fare only in the desired time slot at the time of booking the air tickets by the government employees for the purpose of LTC journey। तो यहां पर दे दिया कि आपका जो cheapest fare and the flights having the fare 10% more than the cheapest fare flight। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आप एक स्लॉट में चले गए, ये अभी और एक बार थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। जैसे आप ये स्लॉट में टिकट बुक कर रहे हो, ये टिकट बुक कर रहे हो, तो उसमें इसी स्लॉट में हमको डायरेक्ट फ्लाइट, जो नॉन स्टॉप फ्लाइट जिसको बोलते हैं, हम चूज करेंगे। बहुत फ्लाइट है आपका डेस्टिनेशन को, वहां पे नॉन स्टॉप फ्लाइट को आप चूज करो। सपोज आपका जो प्राइस होगा, सपोज आप इंडिगो है और एयर इंडिया है, अभी मैं बताया था इसको। सपोज आप कंफर्ट फील कर, सपोज एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो दे दिया था फेयर 10% मोर देन द, तो अप टू 10%। सपोज यहां पर एयर इंडिया में अप टू 10% फेयर थोड़ा हाई ज्यादा है, अप टू 10% ज्यादा है किससे, इंडिगो से, तब आप ले सकते हो। 10% ज्यादा नहीं, अप टू 10% ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सपोज आप कंफर्ट फील करते हो कि एयर इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे चीपेस्ट है, ये सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। मगर एयर इंडिया में जो है अप टू 10% थोड़ा ज्यादा है, 8% की 9% फेयर मोर देन द इंडिगो, तब आप ले सकते हो। तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो थोड़ा हाइक होगा, आप याद रखिए विद इन 10%, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज इतना ही है, तो फिर नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होगा वो रूल 13 से होगा। रीइंबर्समेंट है, एडवांसेस है, और जो आप कोई फ्रॉड होगा एलटीसी रिलेटेड में तो क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar to all of you.